आपने कभी सोचा है कि ये खूबसूरत पहाड़ों वाला अरुणाचल प्रदेश, जिसे कि लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स भी कहते हैं, आखिर चाइना की नजरों में क्यों खटकता है? नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है सेकंड पार्ट हमारे उस डिस्कशन का जहां हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना किन किन मुद्दों पर इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होता है। लास्ट पार्ट में हमने जाना था कि चाइना पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और इस सपोर्ट में भी चाइना का ही फायदा छुपा हुआ है, विच इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आज हम बात करेंगे कि क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत से भिड़ता आया है, क्यों चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के शहरों के और पहाड़ों के नाम बदलने की कोशिश करता है। कभी जंगनन कहता है तो कभी साउथ तिब्बत। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है दोस्तों, चाइना की ये आदत, ये क्रिएटिव नेमिंग एक सोची समझी चाल है अपनी झूठी क्लेम्स को बार बार दुनिया के सामने रखने की। इनफैक्ट मई 2025 में भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम जारी किए, जिसे इंडिया ने प्रीपोस्टरस मतलब बेबुनियाद कहकर रिजेक्ट कर दिया। ये एक पैटर्न है, एक वेल वोन चाइनीज फॉरेन पॉलिसी प्लेबुक का हिस्सा, जिसका मकसद है इंडियन टेरिटरी पर अपना दावा जताना। ये रिनेमिंग की कोशिश कोई नई बात नहीं है, इसका मकसद है इंटरनेशनल परसेप्शन को बदलना और अपने हिस्टोरिकल राइट्स को मजबूती से रखना, जो चाइना की 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है: साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर और मीडिया वॉरफेयर। और इन रिनेमिंग की टाइमिंग भी देखिए, 2017 में जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे, तब चाइना ने रिनेमिंग की पहली लिस्ट निकाली थी। और मई 2025 की रिनेमिंग तब हुई जब इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर एक्शंस रुके ही थे और इंडिया चाइना रिलेशंस नॉर्मलाइज होने की कोशिश में थे। ये दिखाता है कि चाइना अरुणाचल के इशू को एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अनमोल हिस्सा, अपने यूनिक कल्चर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन बॉर्डर के उस पार चाइना इसे लेकर एक अलग ही कहानी बुन रहा है। तो आज हम पूरा सच जानेंगे। विल डीप डाइव इनटू द हिस्ट्री, स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू अंडरस्टैंड Why is China really after अरुणाचल प्रदेश। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर हम इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलो वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश राज इंडिया में, जहां नॉर्थ में तिब्बत एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी थी और अंग्रेजों को फिक्र थी रशियन इन्फ्लुएंस की, क्योंकि तिब्बत एक बफर स्टेट जैसा था, एक न्यूट्रल स्टेट था। साल 1914, जगह शिमला, यहाँ ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, द शिमला कन्वेंशन। मकसद था तिब्बत का स्टेटस और इंडिया तिब्बत बॉर्डर को डिफाइन करना। इस कन्वेंशन में आउटर तिब्बत को लासा गवर्नमेंट के अंडर चाइनीज डोमिनेंस में ऑटोनोमस रखा गया। मतलब इंटरनल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को लासा गवर्नमेंट या तिब्बत की गवर्नमेंट देखेगी, बट ओवरऑल डोमिनेंस चाइना का ही होगा और इंटरनल तिब्बत को चाइना का पूरा कंट्रोल दे दिया गया। इसी कन्वेंशन में ब्रिटिश नेगोशिएटर सर हेनरी मैकमाहोन ने एक लाइन प्रपोज की, जो आज मैकमाहोन लाइन के नाम से जानी जाती है। ये लाइन ब्रिटिश इंडिया, स्पेसिफिकली आज के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का बॉर्डर बनी है। ये लाइन हिमालयस के क्रेस्ट को फॉलो करती है और लगभग 890 किलोमीटर लंबी है। ऑफिशियली 24-25 मार्च 1914 को दिल्ली में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच ये डिसाइड किया गया था कि इस बाउंड्री को इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर मान लिया जाएगा और शिमला कन्वेंशन में भी प्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। ब्रिटिश और तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो एग्रीमेंट पर साइन कर दिए, लेकिन चाइना ने, उन्होंने आखिर में साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना का कहना था कि तिब्बत उस वक्त एक सॉवरन स्टेट नहीं था, तो उन्हें कोई हक नहीं है इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करने का। उनकी 2 बड़ी आपत्तियां थी, पहली तिब्बत की एग्जिस्टेंस एज अ सॉवरन स्टेट और दूसरा चाइना और तिब्बत के बीच की बाउंड्री लाइन। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव इवान चैन ने इसीलिए फाइनल एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। China will not sign this convention. चाइना का यह एग्रीमेंट साइन ना करना सिर्फ तिब्बत के स्टेटस का मामला नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी था ताकि बॉर्डर इश्यूज अनडिफाइंड रहें और चाइना फ्यूचर में इसका फायदा उठा सके। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने 2024 में भी कहा था कि इंडिया चाइना बॉर्डर कभी डिफाइन हुए ही नहीं। ये अनडिफाइंड स्टेटस ही चाइना को इंडियन टेरिटरीज में घुसने और उनको अपना क्लेम करने की लीवरेज देता है, क्योंकि उन्होंने कभी बॉर्डर्स डिफाइन करने वाली बातों से एग्री किया ही नहीं। और तो और ब्रिटिशर्स भी शुरू में मैकमाहोन लाइन की फाइनलिटी को लेकर थोड़े अनक्लियर थे। एक किताब होती है एचिसंस ट्रीटीज, जो कि एक कंपाइलेशन है
उन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स की जो ब्रिटिशर्स ने साइन की थी इन इंडिया विद वेरियस स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। 1928 के एचिसन ट्रीटीज के एडिशन में शिमला कन्वेंशन का जिक्र था ही नहीं। एक पहले पब्लिश हुए वॉल्यूम को तो लाइब्रेरी से रिकॉल करके रिप्लेस किया गया, जिसमें शिमला कन्वेंशन को शामिल किया गया और एक एडिटर्स नोट डाला गया कि तिब्बत और ब्रिटेन ने इस एग्रीमेंट को माना बट चाइना ने नहीं माना। इस रिप्लेसमेंट वॉल्यूम पर भी फेक 1929 की पब्लिकेशन डेट डाली गई और ऐसी हिस्टोरिकल गलतियां ही चाइना को मौका देती हैं बॉर्डर की आइडेंटिफिकेशन पर सवाल उठाने का। शिमला कन्वेंशन ने चाइना का फेवर करते हुए आउटर तिब्बत पर चाइना का डोमिनेंस और इनर तिब्बत पर चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल माना, पर फिर भी चाइना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये उनकी उस वक्त की मैक्सिमलिस्ट पोजीशन को दिखाता है कि वो तिब्बत पर पूरा कंट्रोल चाहते थे। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो हमने वही बाउंड्रीज इनहेरिट की जो ब्रिटिश इंडिया की थी, जिसमें मैकमोहन लाइन भी शामिल थी। प्रेजेंटली भी इंडिया के लिए मैकमोहन लाइन ही ऑफिशियल बॉर्डर है, बट चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता आया है और इसे कहता है जंगनन यानी कि साउथ तिब्बत। उनके मैप्स में अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट दिखाया जाता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने तो साफ कहा है कि जंगनन चाइना की टेरिटरी है और उसका नामकरण करना उनका सॉवरन राइट है। जंगनन चाइना की टेरिटरी है, उसका नामकरण करना चाइना का सॉवरेन राइट है। उनका नैरेटिव है कि जंगनन हमेशा से चाइना का हिस्सा रहा है और इंडिया के इलीगल ऑक्यूपेशन से पहले चाइना वहां इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता था। बट इस दावे का बेसिस क्या है? पहला, हिस्टोरिकल टाइज। वो कहते हैं कि तवांग और आसपास के एरियाज हिस्टोरिकली, कल्चरली और रिलीजियसली तिब्बत से जुड़े हुए हैं। खास करके तवांग मोनेस्ट्री जो तिब्बतियन बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है, उसका लासा मोनेस्ट्री से भी गहरा कनेक्शन है। उनका सिंपल लॉजिक है, तिब्बत चाइना का पार्ट है तो तवांग और पूरा अरुणाचल भी चाइना का ही होना चाहिए। लेकिन ये तवांग मोनेस्ट्री वाला आर्गुमेंट हिस्ट्री की सिलेक्टिव रीडिंग है। अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, खास करके फुट हिल्स, आसाम के अहोम और सूतिया किंगडम्स के अंडर भी रहे हैं। अरुणाचल की मॉडर्न हिस्ट्री तो ब्रिटिश एनेक्सेशन के बाद शुरू होती है, जब 1838 में ब्रिटिशर्स ने असम पर कब्जा करके अरुणाचल को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लिया था। मतलब अरुणाचल प्रदेश उस टाइम के इंडियन ब्रिटिश रूल का हिस्सा बन गया। चाइना इन सब इंडिजिनियस कल्चर्स और अहोम ब्रिटिश रूल को नजरअंदाज करके सिर्फ तवांग लासा लिंक पर फोकस करता है। और दूसरा, वो मैकमोहन लाइन को सिरे से रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटिश इंपेरियलिज्म की निशानी है और इलीगल है। चाइनीज डिप्लोमेट जोउ एनलाइन ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर में लिखा था कि मैकमोहन लाइन ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एग्रेशन का प्रोडक्ट है एंड इट हैज बीन डिसाइडेडली इलीगल। तो अपने क्लेम्स को मजबूत करने के लिए चाइना कई प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे इंडियन टेरिटरीज को रीनेम करना। In the last 8 years, China has renamed more than 80 locations in India. You could say this does not mean very much. These lists are only symbolic. Their names mean nothing really. ये इनका नया शौक है, अरुणाचल की जगहों के नाम बदल के चाइनीज या तिब्बतियन नाम रखना। 2017 से ये सिलसिला चला आ रहा है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये लीगल कार्टोग्राफिक वॉरफेयर का हिस्सा है, विच इज इंक्लूडेड इन 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन, मतलब साइकोलॉजिकल, लीगल एंड मीडिया वॉरफेयर, ताकि वो इंटरनेशनल परसेप्शन को बदल सकें और अपने तथाकथित हिस्टोरिकल राइट्स को मजबूती से दुनिया के सामने रख पाएं। ये टेबल देखिएगा ध्यान से। 2017 से लेके 2025 तक चाइना ने इतनी जगहों के नाम रीनेम किए जिसको इंडिया ने साफ साफ शब्दों में रिजेक्ट कर दिया। चाइना सिर्फ रीनेमिंग तक सीमित नहीं रहता, ये अरुणाचल के लोगों को नॉर्मल वीजा की जगह स्टेपल वीजा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो उन्हें इंडियन सिटीजन नहीं मानते। 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में अरुणाचल के कुछ एथलीट्स को चाइना ने स्टेपल वीजा इशू किया इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड स्टैम्प्ड वीजा, जिसका इंडिया ने इंटरनेशनल फ्रंट पर बहुत ज्यादा विरोध किया था। रीनेमिंग और स्टेपल वीजा के साथ साथ चाइना LAC के आसपास भी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रही है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और मिलिट्री कैंप्स। फॉर एग्जांपल, चाइना ने तांगवू के शाओकांग बॉर्डर विलेज से LAC तक एक कंक्रीट रोड बनाई है और कच्ची सड़कों को अपग्रेड भी किया है ताकि PLA के ट्रूप्स को जल्दी से मोबिलाइज किया जा सके। ये शाओकांग सिर्फ सिविलियन विलेज नहीं है, ये चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। इन विलेजेस को पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े लोग बसाते हैं और ये फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट और इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब है कि चाइना ग्राउंड पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करके टेरिटोरियल क्लेम्स को सॉलिडिफाई करना चाहता है। देखो, जब भी कोई इंडियन लीडर अरुणाचल विजिट करता है या इंडिया वहां कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करता है तो चाइना प्रोटेस्ट जरूर करता है। जैसे 2017 में दलाई लामा के अरुणाचल विजिट के बाद
पहली रीनेमिंग की लिस्ट जारी की गई थी। चाइना का अरुणाचल प्रदेश के 84,000 स्क्वायर किलोमीटर पर दावा एक मैक्सिमलिस्ट क्लेम है। इससे उन्हें इंडिया के साथ नेगोशिएशन करने में जबरदस्त लीवरेज मिलती है। चाइना पूरे अरुणाचल को क्लेम करता है और अगर वो एक छोटा सा हिस्सा छोड़ भी दे तो बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, भले ही वो इंडिया का हिस्सा क्यों ना हो। अब सुनते हैं इंडिया का पक्ष। क्लियर, लाउड एंड कंसिस्टेंट। इंडिया ने चाइना के सारे दावों को हमेशा प्रीपोस्टरस यानी कि बेबुनियाद और वेन यानी कि बेकार कहकर खारिज किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक ही मंत्र है, अरुणाचल प्रदेश was, is and will always remain an integral and inalienable part of India। क्रिएटिव नामकरण करने से सच नहीं बदलता। अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने भी चाइना के इस गिमिक की कड़ी निंदा की है, ये कहकर कि अरुणाचल के गौरवशाली नागरिक और देशभक्त चाइना की ऐसी हरकतों को रिजेक्ट करते हैं। इंडिया का केस मैकमोहन लाइन पर टिका है, जिसे वो 1914 शिमला कन्वेंशन के तहत लेजिटिमेट इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं। भारत का कहना है कि जब मैकमोहन लाइन बनी थी तब तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं था, इसलिए तिब्बत को ट्रीटी साइन करने का पूरा हक था। और सिर्फ बातों से नहीं, इंडिया जमीन पर भी काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोरों पर है। रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स एक बड़े एग्जाम्पल हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल है 42,000 करोड़ का अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो LAC के साथ बन रहा है और मार्च 2027 तक कंप्लीट होने के टारगेट हैं। इसका मकसद है ट्रूप्स मोबिलिटी बढ़ाना और चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंटर बैलेंस करना। और फेमस सेला टनल भी इसी का हिस्सा है, जो साल भर की कनेक्टिविटी इनको प्रोवाइड करती है। ये डेवलपमेंट सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए नहीं है, ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग का जवाब है और ग्राउंड पर इंडिया की सोवरेनिटी को मजबूत करने का तरीका है। डिफेंस की तैयारियां भी यहाँ पर टॉप गियर में है। मिलिट्री प्रेजेंस, मॉडर्न इक्विपमेंट और बॉर्डर विलेजेस को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद है बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकना और उन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाना। इंडियन आर्मी LAC पर स्टेबिलिटी और डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाता है कि इंडिया चाइना के प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुकने वाला नहीं है। लोकल अरुणाचली लोगों की आवाज को शामिल करके और लोकल कल्चर को प्रमोट करके इंडिया चाइना के साउथ तिब्बत नैरेटिव को भी काउंटर कर रहा है, ये दिखाते हुए कि अरुणाचल की अपनी अलग इंडियन पहचान है। इस मुद्दे पर कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट भी इंडिया के पोजीशन को मिला है, जैसे USA ने 2023 में एक रेजोल्यूशन के थ्रू मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज किया था। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। इंडिया के लिए ये नॉर्थ ईस्ट का एक प्रोटेक्टिव आर्म है और गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया है। चाइना के लिए यहाँ पर कंट्रोल पाना उनके साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तवांग रीजन बहुत ही क्रिटिकल है। ये तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच का एक इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल कॉरिडोर है। यहाँ से इंडिया को स्ट्रेटेजिक हाइट का एडवांटेज मिलता है, जिससे चाइना की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है। और अगर तवांग चाइना के हाथ लग जाए तो असम प्लेन्स तक उनकी पहुंच आसान हो सकती है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे चाइना को इंडिया के सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट में अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर को बढ़ाने का मौका मिल सकता है और वो भूटान पर भी दबाव डाल सकते हैं। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि इंडिया का चिकन स्नैक भी बोलते हैं, जो बाकी इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उसकी सिक्योरिटी भी अरुणाचल की स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। अरुणाचल पर चाइना के क्लेम का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है पानी का। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल से होकर इंडिया में एंटर करती है। चाइना इस रिवर पर तिब्बत में बड़े बड़े डैम्स बना रहा है, LAC के बहुत पास, जैसे कि एक सुपर डैम जो इंडिया के बॉर्डर से सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर है। इससे इंडिया और बांग्लादेश में पानी के फ्लो, खेती और इकोलॉजिकल बैलेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश पर दावा करके चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पर भी पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहता है और इसके फ्रेश वाटर को अपने देश की डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहता है। इसके बाद आता है 1962 की सीनो इंडिया वॉर का साया। The conflict stemmed from disagreements over the McMahon Line, established in 1914, which China rejected. उसमें अरुणाचल प्रदेश एक मेजर बैटल ग्राउंड था। चाइनीज फोर्सेस मैकमोहन लाइन क्रॉस करके काफी अंदर तक आ गई थी और तवांग पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में वो पीछे हट गए थे। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के कुछ अहम हिस्से वोलोंग और तवांग में लड़े गए थे। ये एक रिमाइंडर था कि बॉर्डर पर विजिलेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन 1962 से इंडिया ने बहुत कुछ सीखा है। आज का इंडिया डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रोएक्टिव है और चाइनीज गवर्नमेंट के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि 1962 जैसा कोई सिचुएशन वो लोग दोबारा क्रिएट कर पाएंगे। इन सभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चलते अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ पर भी नजर डाल लेते हैं। ये बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला सीधा सीधा नहीं है।
सबसे बड़ा सवाल, 1914 में तिब्बत का लीगल स्टेटस क्या था? क्या वो आजाद देश था जो अपनी ट्रीटीज को खुद साइन कर सकता था? इंडिया और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तिब्बत डी फैक्टो इंडिपेंडेंट था और वो ट्रीटीज पर साइन करने की कैपेसिटी रखता था। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार तिब्बत के पास एक परमानेंट पॉपुलेशन, एक डिफाइंड टेरिटरी, अपनी गवर्नमेंट और दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाने की कैपेबिलिटी थी। शिमला कन्वेंशन में भी तीनों डेलीगेशन मतलब ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत ने एक दूसरे की इंडिपेंडेंट एक्शंस लेने की पावर को माना था, जो तिब्बत को एक सॉवरेन कंट्री मानने और ट्रीटी पर साइन करने के लिए एलिजिबल बनाने के लिए काफी था। बट वहीं चाइना इसे सिरे से खारिज करता है। वो कहता है कि तिब्बत हमारे अंडर था और उसका कोई अधिकार नहीं था उस ट्रीटी पर साइन करने का। उनका यही मेन लीगल ऑब्जेक्शन है मैकमोहन लाइन के खिलाफ। ये पूरा लीगल डिबेट 1914 में तिब्बत के स्टेटस की इंटरप्रिटेशन पर टिका है, जो उस वक्त भी क्लियर नहीं था। बट अगर चाइना ने शिमला कन्वेंशन को ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया तो इसका ये मतलब है कि मैकमोहन लाइन उन पर बाइंडिंग नहीं है। देखो, इंटरनेशनल लॉ में अगर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में एक पार्टी साइन ना करे तो बाकी दोनों पार्टीज आपस में उस एग्रीमेंट को मान सकती हैं। ब्रिटेन और तिब्बत ने शिमला कन्वेंशन को अपने बीच बाइंडिंग माना और एक डिक्लेरेशन ऐड की कि चाइना को इसके बेनिफिट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो इसे साइन नहीं करेगा। एक और लीगल प्रिंसिपल है उटी पोसिडेटिस जूरिस। ये एक लैटिन भाषा का सेंटेंस है। इसका मतलब है एज यू पोजेस सो मे यू कंटिन्यू टू पोजेस। आजादी के वक्त जो कॉलोनियल बाउंड्रीज मिली वही कंटिन्यू होंगी। इंडिया इसी प्रिंसिपल की बेसिस पर कहता है कि मैकमोहन लाइन वैलिड है, लेकिन चाइना जैसे देश जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ रहे हैं वो ऐसी कॉलोनियल विरासत को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, चाइना का ये रिजेक्शन भी सिलेक्टिव है। मैकमोहन लाइन का जो हिस्सा चाइना और म्यांमार को डिवाइड करता है वो इन दोनों कंट्रीज ने रीनेगोशिएट किया था, जो दिखाता है कि चाइना कॉलोनियल अलाइनमेंट्स को भी बेसिस मान सकता है अगर उनके हित में हो। याद है मैंने लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी, चाइना सिलेक्टिवली टॉक्स ऑन मैटर्स दैट फेवर्स देम। वो बात यहाँ पर भी प्रूव होती है। तो कानूनी रूप से ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिबेटेड इशू है। इसका कोई सीधा यस या नो जवाब नहीं है। दोनों देशों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स है और चूंकि इस पे कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल रूलिंग नहीं है, इसलिए जियोपॉलिटिकल पावर और जमीनी हालात जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और मिलिट्री प्रेजेंस लीगल प्रिंसिपल से ज्यादा असर डालते हैं। तभी दोनों देश इन डिस्प्यूटेड एरियाज में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आज के हालात क्या हैं? बॉर्डर पर तनाव अभी भी है, चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, रीनेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, मिलिट्री बिल्डअप LAC के आसपास जारी है ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। यांगसी रीजन में PLA की एक्टिविटी बढ़ रही है। चाइना सेटलमेंट्स, रोड्स और यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन जैसे कि सोलर फार्म्स LAC के बहुत करीब डिस्प्यूटेड जोन्स में भी बना रहा है। ये सब चाइना की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिससे वो धीरे धीरे स्टेटस को बदलना चाहता है और इंडिया पर हर फ्रंट पर प्रेशर बनाए रखना चाहता है, भले ही लद्दाख जैसे सेक्टर्स में डिसएंगेजमेंट की बात क्यों ना हो रही हो। इंडिया भी पूरी तरह तैयार है और बॉर्डर एरियाज में अपनी कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन स्टेबल बट सेंसिटिव बनी हुई है। इंडिया ने भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अरुणाचल में मजबूत किया है। ये अरुणाचल का मुद्दा इंडिया चाइना रिलेशंस में एक बड़ा कांटा है। जब तक ये सॉल्व नहीं होता, दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी रहेगी और रीजनल स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। चाइना की लगातार प्रोवोकेशंस और इंडिया का उन्हें रिजेक्ट करना ये एक नया नॉर्मल बन गया है, जहां दोनों तरफ से बाउंड्रीज टेस्ट की जा रही है बिना फुल कॉन्फ्लिक्ट के। लेकिन इसमें मिसकैलकुलेशन का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन इशू है, इमीडिएट सॉल्यूशन शायद ना हो पाए। डायलॉग और डिप्लोमेसी जरूरी है, लेकिन इंडिया को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर हमेशा विजिलेंट रहना होगा। इंडिया का क्लियर मैसेज है, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की स्ट्रेटेजी है चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करना, जो डिफेंस के लिए जरूरी है, लेकिन इससे बॉर्डर रीजन और भी मिलिटराइज हो रहा है, जिससे शायद लोकल कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट पर असर पड़े और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस और मुश्किल हो जाएं, क्योंकि दोनों तरफ से फोकस ऑन द ग्राउंड क्रिएट हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश की कहानी सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडिया की सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कहानी है। आप अरुणाचल के मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।